चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेट नंबर 2020 चल रहा है, ठीक है, नंबर 1 है, ठीक है, और उसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला क्वेश्चन, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो आपसे पूछा गया है ट्रांसजेनिक एनिमल के रेफरेंस से, ठीक है। तो पारजेनिक जंतु क्या है, इसका उत्पादन क्यों किया जा रहा है, ठीक है, इस बारे में क्वेश्चन पूछा गया है अनसॉल्व सीरीज में, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को हम अलग से लिख करके देंगे। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है या उद्देश्य ये है कि ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग को संक्षेप में पढ़ना है। देखिए सभी लोग जानते हैं कि ट्रांसजेनिक जो जंतु होते हैं, किसी भी जंतु का डीएनए खंड, ठीक है, या जीन को हटा करके किसी अन्य जंतुओं प्रत्यारोपित करने से बनने वाला जो जंतु होता है उसे ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक जंतु इसे कहते हैं। देखिए ट्रांसजेनिक जंतु जो होते हैं ना बेटा, ट्रांसजेनिक जंतुओं के उत्पादन जो किया जा रहा है या उसका निर्माण जो किया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि प्रोटीन का निर्माण हो सके, ठीक है। ट्रांसजेनिक जंतुओं का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि प्रोटीन का निर्माण हो सके, साथ ही साथ क्या हो सके, क्या कहते हैं, कुछ खाने वाले पदार्थ जो होते हैं उनका निर्माण हो सके, ठीक है। मानव के रक्त के थक्का जमने वाला प्रोटीन जो होता है उसका निर्माण हो सके, विभिन्न प्रकार के हार्मोन का निर्माण हो सके। तो चलिए इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति के कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि मानव कल्याण के लिए इसका क्या किया जाता है बेटा, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका क्या किया जाता है बेटा, प्रयोग किया जाता है। तो जिसको ध्यान से समझते हैं। गुड मॉर्निंग। ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन के द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित किया जाता है, मतलब ऐसे जंतु जिनमें डीएनए को प्रत्यारोपित कर दिया जाए और उसको व्यवस्थित कर दिया जाए, तो वे अपना एक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, उसे पारजीवी जंतु कहते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम इसे और अच्छी भाषा में लिखेंगे तो हम ये बताएंगे कि किसी भी जंतुओं के डीएनए खंड या जीन को निकाल करके किसी अन्य जंतुओं में प्रत्यारोपित करके बनाया गया जंतु पारजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए, आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो सही होना चाहिए। कह रहा है कि विश्व की बढ़ती हुई आबादियों के कारण, जितनी भी बेटा विश्व की बढ़ती हुई आबादी है उसका कारण क्या है, भोजन की समस्या है। तो मतलब कहने का ये कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या हो रहा है कि भोजन की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। अब भोजन की प्राप्ति के परंपरागत पादप स्रोत या पशुपालन भी बन रहा है। कहने का मतलब है कि जितनी जनसंख्या बढ़ रही है ना, जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है उतनी ज्यादा मात्रा में हमारे पास ना भोजन है, ठीक है, और ना ही परंपरागत पादप स्रोत है, ना पशुपालन की व्यवस्था, ठीक है। अब ऐसे पादप और जंतुओं को विकसित करने होंगे जिनसे हम अधिक मात्रा में क्या क्या प्राप्त कर सके। तो देखिए खाद्यान्न मतलब खाद्य पदार्थ, मांस को प्राप्त कर सके, दुग्ध को प्राप्त कर सके, अंडे को प्राप्त कर सके और अन्य उत्पादों को प्राप्त कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांसजेनिक जंतुओं का निर्माण किन किन चीजों के लिए हो रहा है, पहले तो ये मानव कल्याण के लिए हो रहा है। अब मानव कल्याण में किन किन चीजों के लिए, तो खाद्यान्न मतलब खाद्य पदार्थों के लिए, मांस के लिए, दूध के लिए, अंडे के लिए और अन्य उत्पादों के लिए किया। इसके लिए अनुवांशिक अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी की सहायता लेनी पड़ती है। तो बिना अनुवांशिक अभियांत्रिकी या जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से हम ट्रांसजेनिक जंतुओं का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो हम जीन को हटाते हैं किसी दूसरे जीव में लगाते हैं, उससे जो जीव बन रहा है वो क्या है, ट्रांसजेनिक जीव बन रहा है। तो ये क्या है, ये जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संभव हो सकता है, ठीक है।
अभी तक पारजीनी चूहे, देखिए एग्जाम्पल देखिए, पारजीनी चूहे, पारजीनी खरगोश, सुअर, बकरी, भेड़, ठीक है, गायें, मुर्गियां, मछलियां आदि उत्पन्न किए जा चुके हैं। तो देखो ट्रांसजेनिक जीवों के रूप में कौन कौन से जीव उत्पन्न किए जा चुके हैं, तो ये देखिए पारजेनिक चूहे हो गए, ठीक है, खरगोश हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, गाय हो गई, मुर्गियां हो गई, मछलियां हो गई। तो इनको हमने डिटेल में आपको बताया है, मतलब एक एक चीज बताई है कि खरगोश का निर्माण क्यों हो रहा है, चूहों का निर्माण क्यों हो रहा है, ठीक है, सुअर, बकरी, इन सब का निर्माण प्रोटीन यानी वृद्धिवर्धक प्रोटीन के निर्माण में किया जाता है और मानव प्रोटीन फैक्टर के लिए किया जाता है। ठीक, पारजीवी जंतुओं में रोगों के प्रति प्रतिरोधकता और अनेक विशिष्ट गुण होते हैं। तो होता क्या कि पारजीवी जंतुओं को जो बनाया जा रहा है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि उसमें क्या होता है, रोगों के प्रति प्रतिरोधकता होती है, यानी कि कई सारी बीमारियों को लड़ने की क्षमता के लिए जो भी मेडिसिन तैयार की जा रही है, जो भी औषधियां तैयार की जा रही है, ठीक है, वो उसके अंदर सहने की क्षमता होती है और अनेकों उसमें विशिष्ट गुण होते हैं, मतलब और भी कई प्रकार के इसमें विशिष्ट गुण होते हैं। कह रहा है कि मानव के लिए पारजीवी जंतु निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए हमने क्या आपको बताया कि जो पारजीवी जंतु होते हैं उनका उद्देश्य क्या है, उनका सीधा उद्देश्य है कि मानव कल्याण हो सके, मानव को, ठीक है, वो वृद्धि कर सके, विकास कर सके, उसकी सारी जैविक क्रियाएं मतलब सुचारू रूप से हो सके, इसीलिए ट्रांसजेनिक जंतुओं का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है रोगों का अध्ययन, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा कि क्या चीज बता रहा है। अनेक पारजीवी जंतु इस प्रकार से निर्मित किए जाते हैं जिनसे रोगों के विकास में जीन की भूमिका का पता चलता है। तो देखिए बच्चों, जो पारजीवी जंतु होते हैं या ट्रांसजेनिक जंतु होते हैं उनका निर्माण इसलिए किया जा रहा है ताकि हम जीन की महत्वता को समझ सकें, जीन की क्या भूमिका है शरीर में वो समझ सकें, साथ ही साथ इसकी क्रिया विधि क्या है, कैसे काम कर सकता है, ये समझ सकें। देखिए ये विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं, तो जो भी बेटा जीन होते हैं वो विशेष रूप से कहीं ना कहीं तैयार किए जाते हैं। इनका उपयोग मानव रोगों के लिए नमूनों के रूप में किया जाता है। देखिए कोई भी जो हम रोग का अध्ययन करते हैं ना उसके लिए हम ट्रांसजेनिक जंतुओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो उस बात को याद रखें। जैसे मान लीजिए अभी कोविड-19 है, तो कोविड-19 में मान लीजिए एक वैक्सीन का फॉर्मेशन करना है, तो उस वैक्सीन के निर्माण के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक ट्रांसजेनिक जंतु चाहिए, तो इस बात को याद रखें। तो होता क्या है कि इसलिए हम इसे यूज करते हैं ताकि रोगों के उपचार का अध्ययन किया सके, ताकि जो जो रोग आ रहे हैं उसका उपचार कर सके, वैक्सीन बना सके, उसके लिए औषधि का निर्माण कर सके, है ना, बात समझ आ रही है। अब वर्तमान में मानव रोग कौन कौन से बेटा, जैसे कैंसर हो गया, रूमेटॉइड संधि शोथ मतलब वही एरिथ्राइटिस, अल्जाइमर, इन सब में क्या होता है, ट्रांसजेनिक नमूनों को उपयोग किया जाता है, यानी इन सब का उपचार जो किया गया है वो ट्रांसजेनिक एनिमल के थ्रू किया जाता है, ठीक है। पारजीवी बकरियों की LATPA टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर से बोलते हैं बच्चों, ठीक है, प्रोटीन रुधिर के थक्कों को बुलाकर कोरोनरी थ्रोम्बोसिस में उपयोगी होती है। देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ट्रांसजेनिक बकरी का एग्जांपल हम लेते हैं तो हम बताते हैं कि इसमें टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये एक प्रोटीन का थक्का जमने वाला प्रोटीन होता है जो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस एक बीमारी होती है उसके उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीज है और आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, पारजीवी भेड़ के दुग्ध में HLA-T प्रोटीन पाया जाता है। तो जो पारजीवी भेड़ होती है उसमें क्या होता है कि HLA-T प्रोटीन पाया जाता है, ये एम्फीसीमा के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एम्फीसीमा एक बीमारी है और इसके उपचार के लिए क्या करते हैं, मतलब जिसमें ऐसे भेड़ का निर्माण किया जा रहा है जिसमें HLA-T प्रोटीन, मतलब एम्फीसीमा की जो बीमारी है उसको कम कर सके या रोक सके, तो इस तरीके से होता है। साथ ही साथ आप लोग बता दें कि
जो प्रथम स्तनीकृत भेड़ होती है वो डॉली होती है, ठीक है। डॉली को, ठीक है, 1996 में विलियम वॉल्मार्ट ने और उनके साथियों ने यूएसए यानी अमेरिका में बनाया था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य एक तो मिल्क प्रोटीन, ये वाला हो गया। दूसरा ये क्या करता है, मतलब जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, वृद्धिवर्धक हार्मोन, तो कई सारे जो ट्रांसजेनिक जीव होते हैं वो वृद्धिवर्धक हार्मोन के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। कई सारे हार्मोन जो होते हैं वृद्धिवर्धक, वो क्या किए जाते हैं, मतलब इनका प्रयोग जो किया जाता है वृद्धिवर्धक हार्मोन, जैसे कि मान लो एक है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो उससे क्या होती है कि जीवों में वृद्धि होती है, तो इसके लिए भी ट्रांसजेनिक जंतु का प्रयोग किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट, जैविक उत्पादन। कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए भी औषधि की आवश्यकता होती है। देखिए कुछ नहीं बल्कि सभी, जितने कुछ, तो यहाँ पत्नी क्यों जुड़ा है, मेरी समझ से सभी मानव रोगों के उपचार के लिए औषधि की आवश्यकता बेटा होती है, ठीक। जो जैविक उत्पाद से बनी होती है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जैविक उत्पाद से मिलकर बनी, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इसमें होते हैं। ऐसे उत्पादकों को बनाना अक्सर बहुत महंगा पड़ता है। तो बेटा इतना आसान तो होता नहीं है कि हमने कोई ड्रग बना ली, भाई उसमें धनराशि भी खर्च होगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि परजीवी जंतु जो उपयोगी जैविक उत्पाद का निर्माण कर सके, उनमें डीएनए के भाग को प्रवेश कराया जाता है। मतलब क्या किया गया, जो भी मतलब कौन से किसके डीएनए को निकाला, जिसमें मतलब इस रोगों को लड़ने की क्षमता पहले से ही उत्पन्न है, उसके डीएनए को निकाल करके किसी दूसरे अन्य जीव में इसे प्रवेश कराएंगे, तो एक विशेष उत्पाद का निर्माण होगा, ठीक। जैसे मानव में प्रोटीन अल्फा का उपयोग एम्फीसीमा के निदान में किया जाता है। तो एक हमारे में, ठीक है, मानव में एक प्रोटीन अल्फा, ठीक है, प्रोटीन होता है अल्फा एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, ये प्रोटीन है, इसका उपयोग एम्फीसीमा के निदान में किया जाता है। इसी तरीके का प्रयास फिनाइल क्यूटिनेरिया तथा पुष्पीय रेशमा के निदान भी किया जाता है। तो फिनाइल क्यूटिनेरिया जो होता है उसके निदान के लिए भी इसी तरीके की प्रोटीन का निर्माण किया जा रहा है। जब हमने प्रोटीन का निर्माण पढ़ लिया, ड्रग्स का निर्माण पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है सामान्य शरीर क्रिया व विकास। देखिए परजीवी जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से किया जा रहा है। हम ये जानते हैं कि जितने भी परजीवी जंतु हैं उनका निर्माण क्या कर रहे हैं, विशेष रूप से कर रहे हैं। इनके शरीर के विकास तथा सामान्य कार्यों पर इनके जीन का निर्भर होता है। देखिए जो भी हम क्रियाविधि करते हैं उसके लिए हमारे शरीर में जीन मतलब जो होता है वो कार्य करता है, उसी के द्वारा नियंत्रित हो रही है। अब शरीर क्रिया पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी कभी कभी हम ट्रांसजेनिक जंतुओं के द्वारा करते हैं। यानी ट्रांसजेनिक जंतुओं का अध्ययन हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें उस मतलब जंतु के बारे में, ठीक है, या हम जो शोध कर रहे हैं उसके बारे में हमें क्रियाविधि का संपूर्ण ज्ञान हो सके कि कैसे कोई शरीर क्रिया मतलब वर्क करती है या कार्य करती है और कैसे उसका विकास होता है। जैसे इंसुलिन की तरह विकास कारक का अध्ययन करना, मतलब इंसुलिन के लिए किसी विकास कारक का अध्ययन करना, ठीक। तो ये भी एक कारक होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है जैविक उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि। तो देखिए 1997 में मानव में अल्फा बेटा एल्ब्यूमिन जीन युक्त परजीवी गाय रोजी का विकास किया गया। देखिए अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन एक मतलब एक तरीके का प्रोटीन होता है, ठीक, उसे रोजी गाय से प्राप्त किया गया, ठीक है। इसका मानव प्रोटीन युक्त मानव शिशु के लिए अधिक पोषक सिद्ध हुआ। मतलब जो रोजी गाय से मिलने वाला जो दूध था, मिल्क था, उसमें क्या था कि अल्फा ह्यूमन अल्फा लेक्टोब्यूमिलिन ये प्रोटीन बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो इसलिए मानव के जो शिशु हैं उनके विकास के लिए अच्छा पोषक माना गया, ठीक है। तो इस बात को याद रखें। 1985 में मानव वृद्धि हार्मोन, ठीक है, HGH को कोडित करने वाले जीन का माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा, ठीक है, परजीवी मछली जैसे कॉमन
कार्प, कैटफिश, गोल्डफिश, साल्मन, जेब्राफिश आदि से उत्पादन किया गया। तो हुआ क्या कि जितने वृद्धि हार्मोन है उनको कोडित करने वाले जीन को एक माइक्रो इंजेक्शन तकनीक के द्वारा मतलब पारजीवी मछलियों में जैसे कॉमन कार्प, कैटफिश, गोल्डफिश, साल्मन, जेब्राफिश आदि में उत्पादन किया गया। ये सामान्य प्रजाति से दोगुनी आकार वाली थी और पारजीवी पेड़ों से सामान्य पेड़ों की तुलना में अधिक उत्पादन होता है। तो कहने का मतलब ये जो मछलियां थी ये क्या कर रही थी, मानव वृद्धि हार्मोन का निर्माण कर रही थी, ठीक है, और ज्यादा उत्पादन कर रही थी, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। पारजीवी भेड़ों में ऊन का अधिक उत्पादन होता है, ठीक है, और इसमें दुग्ध उत्पादन की क्षमता भी अधिक है, इस बात को याद रखेंगे। फिर आता है टीके की सुरक्षा। देखिए, टीकों का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीकों की सुरक्षा व जांच के लिए पारजीवी चूहों को विकसित किया गया। तो होता क्या था, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले खरगोश को, ठीक है, यूज किया जाता था, लेकिन अब इनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि अब जो भी ट्रायल लिया जाएगा वो किससे लिया जाएगा, वो हम लेंगे उससे, क्या कहते हैं, पारजीवी चूहों से। तो चूहों के द्वारा क्या किया गया, इसका विकास किया गया, ठीक है। अब जितने भी ट्रायल लिए जाते हैं, मतलब वैक्सीन का जो फॉर्मेशन होगा वो चूहों पे किया जाता है, ठीक है। देखिए, कोई भी मानव का जो वैक्सीन बनाया जाएगा वो मानव जैसे ही, मतलब मैमल्स यानी कि स्तनधारी से कोई हम चुनेंगे, ठीक है। तो स्तनधारी में बंदर को भी चुन सकते हैं, चूहे को भी चुन सकते हैं, खरगोश को भी, जिनके शरीर के चारों ओर हेयर्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो पोलियो के टीका की सुरक्षा की जांच के लिए पारजीवी चूहों का उपयोग किया जा चुका है। यदि उपयुक्त प्रयोग सफल व विश्वसनीय पाए गए तो टीका सुरक्षा जांच के लिए बंदर के स्थान पर पारजीवी चूहों का प्रयोग किया जाएगा। तो पारजीवी पहले बंदर के लिए, मतलब जो पोलियो की जांच हुई थी वो पारजीवी बंदरों पे की गई थी। अगर ये सफल हुआ तो उसके स्थान पर चूहों का भी आगे प्रयोग किया जाएगा। तो किया जाएगा नहीं, किया जा रहा है, ठीक है, वर्तमान में ये किया जा रहा है। अब आगे देखिए, रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। देखिए, जितनी भी रासायनिक सुरक्षा परीक्षण होती है, कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए, ठीक है, जितने आपके क्या कहते हैं टॉक्सिसिटी, जहरीले पदार्थ होते हैं, उनका एक परीक्षण होता है, उसे बोलते हैं टॉक्सिसिटी इंडेक्स, ठीक है। तो ये विधि वह है जहाँ पे औषधि की अविषाणु परीक्षण हेतु प्रयोग में ले जाते हैं। मान लीजिए कोई औषधि का हम बहुत प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी यानी जहरीले पदार्थों को मतलब फैला देती है, पूरी शरीर को, पूरी बॉडी को जहरीला बना देती है, ठीक है। तो पारजीवी जंतु मिलने वाले कुछ जीन से अविषाणु पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। तो पारजीवी जंतुओं में क्या होता है ऐसा कि ये जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं, टॉक्सिकेंट मटेरियल होते हैं, उनके प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। पारजीवी जंतुओं को अविषाणु पदार्थों के संपर्क के लाने के बाद इनमें प्रभावों का अध्ययन किया सकता है। तो कैसे कोई जहरीले पदार्थ है, मान लीजिए फूड पॉइजनिंग हो गया, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, या कोई हमने ड्रग लिया है, औषधि ली है, उसका क्या परिणाम पड़ेगा, इन सारी चीजों का अध्ययन करने के लिए भी पारजीवी जंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को याद रखें, इन सारी चीजों का निर्माण इसलिए किया जा रहा है ताकि मानव का कल्याण हो सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा।